गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम जो है कल हम ठोसों में क्या देखे थे, प्रसार देखे थे ना, जिसमें हम अल्फा बीटा और गामा के बारे में आप लोग को बताए थे। आयतन प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, ये सब बताए थे ना आप लोग को। याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और ठीक है, आज हम आपको बताएंगे उसी में, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, जो रेखीय प्रसार गुणांक था आपका, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, आज का जो हमारा मुख्य रूप से जो टॉपिक है वो है अल्फा बीटा और गामा में संबंध। ठीक है, ओके, अल्फा बीटा और गामा में संबंध। इसके लिए जो हमारे पास एक हम एग्जांपल जिससे सभी ये तीनों प्रूफ हो जाएंगे वो है क्यूब। क्या है? हम एक घन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक घन। ये घन है, आप जानते हैं इसका सभी जगह एल जो है समान होता है, आपको पता है, लेंथ हाइट सब इसका इक्वल होता है, आपको पता होगा। पता है कि नहीं? पता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अल्फा बीटा और गामा का हम रिलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई जो है लंबाई के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर, लंबाई के लिए। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, क्षेत्रफल एरिया के बेस पर, क्षेत्रफल के आधार पर लंबाई के लिए लेंगे। तो A इक्वल्स टू, ए मतलब एरिया और लंबाई होगा एल स्क्वायर। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, पता है कि नहीं? A इक्वल्स टू एल, ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं? ठीक है, मतलब किसी भी घन में जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, उसके साइड का वर्ग होता है। तो यहाँ पर आप उसका वैल्यू एल है तो एल का स्क्वायर लिख दिया हमें। ठीक है, मान लीजिए इसमें वृद्धि करते हैं हम, इसमें कुछ वृद्धि होता है, डेल ए का मान लीजिए वृद्धि होता है। कितने का वृद्धि होता है? डेल ए का। ठीक है, इसमें भी वृद्धि होगा तो वो होगा एल प्लस डेल एल का स्क्वायर। ठीक है, दोनों में वृद्धि हो गया, कुछ एरिया मान लीजिए वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो आगे देखिए ए प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत प्रीति? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होगा ए का स्क्वायर प्लस 2a और b होता है, प्लस एक होता है फिर b का स्क्वायर, यही होता है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। देखिए ये जो a है इस एल स्क्वायर से कट जाएगा, कटेगा। कैसे कटेगा बताइए आप आलिया? क्योंकि a बराबर है एल स्क्वायर के, इसीलिए जो a और एल स्क्वायर बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? समझ आया यहाँ तक? यहाँ पे जो डेल एल स्क्वायर है, ये क्या है, इसमें डेल भी लगा है, ये बहुत ही नगण्य मान लेते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेजिबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसको हम? नेग्लेजिबल कर देते हैं, उसको हम नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो जो वैल्यू बचे वो बच गया है डेल ए इक्वल्स टू 2l इंटू डेल एल, यही बचा है। देखिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? हमें एक्चुअल में इसको बनाना है बीटा। ठीक है, हमें अल्फा बीटा गामा का रिलेशन देखना है। तो अल्फा बीटा गामा का रिलेशन देखने के लिए हमें जो है कई ऐसी चीज़ों का भाग भी करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, ए डेल टी का भाग कर देते हैं। किसका भाग कर देते हैं? ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए डेल टी का भाग करने पर, तो भाग कर देंगे तो डेल ए बटे ए डेल टी लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि हमें फॉर्मूला चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? हमें रिलेशन बताना है, तो हमें इसको रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार, ऐसे फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ए डेल टी का भाग करने पर, तो यहाँ पे बच गया 2l इंटू डेल एल। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसको हम लिख सकते हैं एल डेल एल। ठीक है, सॉरी एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर डेल टी। ठीक है, एल स्क्वायर डेल टी का क्या करने पर, भाग करने पर। वहां पर मैं ए डेल टी का ही भाग किया हूं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो उस चीज का क्या हो ना, यहाँ भी ए डेल टी का ही भाग हुआ है कि नहीं? क्योंकि डेल टी है, ए बराबर है एल स्क्वायर का, तो यहाँ पे ए था इसलिए ए लिखा, लेकिन यहाँ पे एल है इसीलिए एल स्क्वायर लिखा हूँ। समझ में आया? हम भाग ही किसका किए? ए डेल टी का ही किए हैं। ध्यान समझिएगा बात को। देखो यहाँ पे ए है
तो ए बराबर है एल स्क्वायर की, तो यहाँ पे क्या किया हूँ एल स्क्वायर। समझ में आप लोग को है यहाँ तक? डेल ए बाई ए डेल टी को क्या लिखते हो बताइए, बताइए, कल ही पढ़ाए थे। बताओ। बीटा क्या लिखते हैं, बीटा। तो ये हो गया बीटा इक्वल्स टू, ये एल से एक एल कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 डेल एल बटे एल डेल टी। आगे देखिए बीटा इक्वल्स टू डेल एल बटे एल डेल टी क्या होता है, अल्फा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अल्फा। समझ में आया? अगर हम यहाँ अल्फा का वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 होगा, होगा कि नहीं बताइए, होगा? यहाँ तक किसको इसको समझ में नहीं आया बताइए, बताओ किसको किसको नहीं आया बताइए, बताओ। आ गया सबको? अब दूसरा हम इसी को आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर था, अब ये वॉल्यूम के आधार पर होगा, आयतन के आधार पर। किसके आधार पर? आयतन के आधार पर। तो आयतन के आधार पर v इक्वल्स टू, इसको हम एल क्यूब लिखेंगे क्योंकि आयतन में एल क्यूब होता है, आपको पता है कि नहीं, पता है ना? ठीक है, इसमें कुछ आयतन की वृद्धि होता है, तो v प्लस डेल भी मान लीजिए, उसको क्या मान लीजिए, v प्लस डेल भी, और यहाँ पे इसको मान लीजिए एल प्लस डेल एल का क्यूब। इसमें किसी कोई समस्या बताइए, किसी को भी? यहाँ पर क्षेत्रफल का वृद्धि हुआ है। अब बताइए एल प्लस डेल एल का क्यूब का ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला किसको इसको पता है बताइए, बताइए, बताओ। मैथ वाले, चलिए मैथ वाले खड़े हो जाए। आप लोग नहीं बताएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। ये फॉर्मूला ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता आप लोग को, बताइए। आओ लिखो यहाँ पे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लिखो, चौक लो और उधर लिखो, उस साइड वहाँ पे लिखो। कहाँ पर लिखे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, उस फॉर्मूले पे हम पुट अप कर देते हैं, ठीक है? उस नहीं नहीं, गलत है, आंसर सही बना, एक जगह गलती किए हो, बनाए सही हो, एक जगह मिस्टेक है आपका, बताइए कहाँ पर है? 3 नहीं लिखे हो, यहाँ पर भी 3 रहता और यहाँ पर भी क्या रहता, 3 रहता। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पर भी 3 रहता और यहाँ पर भी 3, अब राइट है, ठीक है? आ रहे समझ में? और बायो वालों को तो मतलब ही नहीं, फॉर्मूला से लगता है। कैसे रे बायो वाले? v प्लस डेल वी इक्वल्स टू, देखो a का क्यूब मतलब l का क्यूब, ठीक है? प्लस क्या है 3 a का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, और क्या है b मतलब इंटू डेल l। समझ में आया? उसके बाद प्लस 3 a मतलब l, और क्या है b का क्यूब मतलब डेल l का स्क्वायर, और लास्ट में क्या है डेल l का क्यूब। बोलो समझ में आ गया यहाँ तक कि नहीं? किसको इसको नहीं आया बताइए? आ गया सबको? आगे देखिए, ये जो एल क्यूब है इस भी से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं समान है, वो कट गया, तो यहाँ क्या बचा, डेल भी इक्वल्स टू 3l स्क्वायर इंटू डेल एल। और यहाँ पे देखिए ये डेल एल स्क्वायर है, ये डेल एल क्यूब है, मतलब बहुत छोटी राशि है, समझी क्वांटिटी है, और इसमें भी स्क्वायर लगा है, मतलब इसका लेंथ बहुत ही क्या है, सूक्ष्म है, इसलिए हम इतने को क्या कर देते हैं, नेग्लेजिबल कर देते हैं। फिजिक्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आपको खुद से समझना होता है, ये बहुत ही सूक्ष्म है, छोटा, इसी इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेजिबल कर देते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको हम एक्चुअल में चेंज करना है गामा में, तो गामा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, v डेल टी का भाग करेंगे, v डेल टी का क्या करने पर, भाग करने पर।
तो डेल वी बाई वी डेल टी, और ये 3l का स्क्वायर इंटू डेल एल, ये होगा एल क्यूब इंटू डेल टी। ठीक है, हमने वी डेल टी का भाग किया, ये भी वी डेल टी ही है, एल क्यूब मतलब वी है ना, वो समझ में आ रहा है प्रीति। आगे देखिए डेल वी बाई वी डेल टी को क्या लिखते हैं, कोई बता सकता है? गामा लिखते हैं ना, तो यहाँ पे गामा, और यहाँ पे देखिए ये क्यूब से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे में एक एल बचेगा, तो ये बच गया आपका 3 डेल एल और एल इंटू डेल टी। भारती समझ आ रहा है बेटा? पक्का बोलना। यहाँ देखो स्क्वायर ये क्यूब है तो कट के नीचे में एक एल बचा है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब बताइए 3 डेल एल बटे एल इंटू डेल टी क्या होता है? डेल एल बटे एल इंटू डेल टी क्या होता है? अल्फा होता है। क्या होता है? यहीं पे तो लिखिए, सोचना अल्फा। अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? गामा बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं? हमें रिलेशन निकालना है, अल्फा बीटा गामा में संबंध बता रहे हैं, यही बताना है ना। तो आप देखिए वहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, तो आप क्या लिख सकते हो? अल्फा बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3 लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है कि नहीं? कोई दिक्कत? अगर हम इसको अनुपात में रेशियो में लिखें तो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा बराबर होगा 1:2:3, यही होगा, यही इनमें रिलेशन है। ठीक है, आपके बुक में जो लिखा है ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, आप देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत? कठिन है? ठीक, नोट करो। अगला हम देखते हैं द्रव में प्रसार। जो द्रव होते हैं उनमें प्रसार किस प्रकार से होता है? ठीक है, ध्यान समझेंगे। मोनिका, द्रव में प्रसार देखते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, ये मान लीजिए एक पात्र है एक, ठीक है, इसमें द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? और यहां तक भरा हुआ है, वास्तविक है ये। ठीक है, यहां तक क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है जी, ये एक पात्र है जिसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इसको हम गर्म करते हैं, एक यहाँ से हम चिमनी लेते हैं, बर्नर लेते हैं, इसके थ्रू इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, देखिए गर्म कर दिए। जब इसको हम गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं? देखिए अभी पानी का वैल्यू मान लीजिए ए है, सॉरी पानी का सतह, जो पानी की जो सतह है वो ए बिंदु तक है। ठीक है, जब आप गर्म करते हैं तो पानी डायरेक्ट गर्म नहीं होता है। पहले देखो पानी को पहला चीज तो आप डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते हो, साइलेंट, उसे किसी ठोस बर्तन में रखना पड़ेगा। रखते हो ना, मान लीजिए एक ग्लास है, ठीक है, इसमें आप रखे हुए कोई भी आप पात्र है जिसमें पानी को रखा गया है। ठीक है, अब जब इसको आप गर्म करोगे तो सबसे पहले इसमें प्रसार होगा, ये फैलेगा। ये कौन? वो बर्तन। समझ में आ रहा है? वो बर्तन क्या होगा? सबसे पहले फैलेगा, और जब वो फैलेगा तो जो पानी का जो लेयर है ऊपर न जाके क्या होता है? नीचे आ जाता है। आपने ये देखा है आपके घरों में? आपने कभी पानी गर्म किया है? तो इस प्रकार से होता है। इस पॉइंट को आप भी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? फिर से बता रहा हूं, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। ये है पानी की वास्तविक वैल्यू सतह, पानी अभी यहाँ तक भरा हुआ है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो जब इसमें फैलाव होता है, तो पहले जो पात्र है, बर्तन, ये फैलने लगते हैं, वो ठोस होते हैं। टेम्परेचर देने से क्या होता है? वो फैलने लगता है, और जब वो फैलने लगता है तो जो ये जो पानी का जो लेयर है यहाँ ना रहकर अब कहाँ पर हो जाता है? नीचे आ जाता है। इसके जब द्रव गर्म होता है, जब द्रव में प्रसार होता है, तो ये जो द्रव में जब प्रसार होता है तो वो इस प्रकार से ऊपर आ जाता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सी। आपने देखा है ना, पानी जो है जब गर्म होता है तो उस प्रकार से वो ऊपर आने लगता है। आप देखे होंगे, देखे हो कि नहीं? तो ये एक्चुअल में द्रव में इस प्रकार का कंडीशन होता है। समझ में आप लोग को? समझ आएगी नहीं? पहले बताओ, क्या ये बात आपको पता था? डायरेक्ट ये मत समझना कि पानी को गर्म करने से यहाँ हो गया, नहीं। सबसे पहले जो बर्तन होता है उसमें फैलाव होता है, वो गर्म होता है, तो बर्तन फैलता है, और जब वो बर्तन फैलता है ना बेटा, तो जो पानी का जो लेयर होता है वो क्या होता है? नीचे आ जाता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब द्रव गर्म होता है तो वो जो उस प्रकार से ऊपर बढ़ने लगता है। कोई दिक्कत?
दिक्कत नहीं। इसकी दूरी मान लीजिए बर्तन की ये जो दूरी है ये है ना, मतलब बर्तन के गर्म होने से पानी का लेयर यहाँ आया, और ये जो है सी क्या है, जब द्रव के गर्म होने पर है, मतलब उसकी दूरी है। अर्थात हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं आप, ए बी प्लस ए सी लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है ना, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग, यहाँ पे ये जो बी सी है, ये जो बी सी है एक्चुअल में ये है आपका रियल आयतन है, वो समझिए वास्तविक आयतन है वो, ठीक है। पानी का सी क्या है, रियल वैल्यू वही है ना, द्रव के गर्म होने पर वो वहीं पर पहुंचा ना, वो तो एक्चुअल में जब द्रव गर्म हुआ तो वहीं पर पहुंचा। मतलब अगर इसको हम आयतन के रूप में देखेंगे तो क्या होगा, डेल भी, और ये रियल, रियल मतलब वास्तविक, ठीक है। और ए बी क्या है, ए बी, ए क्या है उसका वास्तविक था, सॉरी ए बी, देखो बी सी क्या है, सी के पर रियल, तो ए बी, हाँ बी मतलब क्या है, जब उसको हम गर्म किए तो पानी क्या है नीचे आया, नीचे आया कि नहीं, जब क्या गर्म हुआ तो जो बर्तन है वो गर्म हुआ, तो मतलब ये ग्लास क्या समझ लीजिए, ग्लास का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल भी जी, जी मतलब ग्लास, समझ में आया, प्लस ए सी का आप लिख सकते हैं डेल भी, और ये लिख सकते हैं एप्रेंट मतलब आभासी। आ रहे समझ में, कोई दिक्कत आप लोग को, फिर से समझाऊं, फिर से समझाएं। बी सी क्या है बेटा, एक्चुअल वास्तविक दूरी है कि पानी जो है यहां पर है द्रव, ठीक है। ए बी क्या है, ए से बी, और ये बी सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए बी में ए सी जोड़ दोगे तो निकल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं बी सी क्या है, बी सी एक्चुअल में क्या है उसका दूरी है, और यहाँ पे देखिए एक्चुअल पानी अभी कहाँ पर, जब द्रव गर्म हुआ तो वहीं पर है। ए बी क्या है, ए बी जो है जब वो बर्तन जब गर्म हुआ तो पानी की जो सतह वो नीचे आ गया, तो वो जी मतलब ग्लास, ठीक है। और ए सी क्या है, जब द्रव गर्म हुआ तो सी के पास गया, मतलब वो क्या है आपका एप्रेंट आभासी। आया बात आप लोगों को समझ में, तो इस तरीके से ये है। अब आप क्या करें, दोनों पक्ष में आप क्या कर दें, वी डेल टी का भाग कर दीजिए, किसका भाग कर दीजिए, वी डेल टी का, तो डेल भी रियल आर लिख दे रहा हूं इसको, और वी डेल टी इक्वल्स टू डेल वी जी, और ये होगा आपका वी डेल टी प्लस डेल वी ए बटे, ये होगा आपका डेल वी डेल टी। कोई दिक्कत, और आप जानते हैं डेल भी बाई वी डेल टी को क्या लिखते हो, गामा लिखते हो, तो ये इसको आप गामा लिख सकते हैं, और देखिए ये रियल है तो इसको आर लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आया। डेल भी बाई वी डेल टी को आप गामा लिखते हैं तो ये गामा, और ये जी है तो ये जी, प्लस ये भी गामा और ये ए, यही क्या है एक्चुअल में द्रव के प्रसार के लिए एक छोटा सा ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप क्या लिखते हैं, आर का मतलब है वास्तविक, जी मतलब कांच, और ए मतलब आभासी, ये सब दूरियां हैं उनके, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साइड बना दे रहा हूं, द्रवों का असामान्य व्यवहार, सॉरी पानी का क्या जी, असामान्य व्यवहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एबनॉर्मल ऑफ वाटर आप पढ़े ना, पानी का असामान्य व्यवहार। स्टार्ट करें। चलिए देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर बोलिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, पानी की जो डेंसिटी होती है, पानी की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है, 5, 6, 7, 8 या 3, 2, 1 पे कम होता है, ये याद रखना। पानी की डेंसिटी, अब देखो ये, अब उसके अब क्यों होता है, क्या है कारण, ये मेरे से मत पूछना आप, ठीक है। देखो कुछ प्रकृति के ऐसे गुण होते हैं जिसका कोई कारण नहीं होता है, जैसे अब शक्कर मीठा चीज क्यों होता है सर, ठीक है, अब वो प्रकृति के कुछ गुण होते हैं भाई, नेचुरल कुछ चीजें भी तो होती हैं ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कुछ चीजें नेचुरल भी होती हैं जिन्हें हम उसका कारण हम नहीं बता सकते, आ रहे समझ में। तो जो पानी होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखना। तो आपने देखा होगा
ठंड के दिनों में, जैसे ये झील है, ये क्या है, ये एक झील है, और आपने देखा होगा कि ऊपर का ये जो लेयर होता है ये पूर्ण रूप से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। देखे हो ना, इसमें आप चल सकते हैं, बच्चे लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, जो करना है आप कीजिए, ठीक है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि नीचे जो है कुछ जो मछलियाँ होती हैं वो जिंदा रहते हैं। मान लीजिए जो मछलियाँ होती हैं वो क्या होती है, जिंदा मछली समझो, ठीक है। आपने देखा क्या हुआ, जो जली जो जीव जंतु होते हैं पानी के नीचे भी क्या होते हैं, जीवित होते हैं। ऐसा आपने देखा है, पता है कि नहीं आप लोग को कि ऊपर बर्फ का बना हुआ रहता है, ठीक है, और लेकिन अंदर में क्या होते हैं, जीव जंतु जीवित रहते हैं। ऐसा क्यों, जान सकते हैं आप? किसी को पता है, कोई बता सकता है? तो ये है पानी का 4 डिग्री सेल्सियस होने के कारण, जब द्रव जो होता है, जो पानी होता है, इसके वो जब 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, असामान्य व्यवहार करता है, नॉर्मल से अलग बिहेव करता है। याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस उससे कम, जैसे 3 है तो पानी का घनत्व तो अधिक नहीं होगा, कम हो जाता है, 5 होगा तो भी कम हो जाता है। पानी का घनत्व सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब इसका कारण मत पूछिए आप, ठीक है, कुछ चीजें नेचुरल भी होती हैं, आ रहे समझ में। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है क्या होता है, असामान्य तरीके से होता है। इसीलिए जो प्रदेश होते हैं, ऐसे प्रदेश ठंडी के दिनों में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्या होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जैसे मान लो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। लेकिन आपको इसको समझाओ, ध्यान समझिएगा, ठीक है। जैसे अभी ये आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, एक मिनट समझा रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखिएगा, जैसे ये एक झील है, ये क्या है, ये झील है ये, और आप जानते हैं इस झील में अभी जो है नॉर्मल है, ठीक है, पानी भी नॉर्मल है, पानी है अभी, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है हमारा, ध्यान सुनिएगा, वातावरण जब हमारे बदलते हैं, आपने वो देखा है, इसके एक अच्छा सा एग्जांपल आपको ये बता दे रहा हूँ। अच्छा, आप लोग एक फ्रिज तो सबके घर में होगा, आप क्या करते हो बचपन में, खेल खेल में आइस खाने के लिए या ठंडा करने के लिए जो है एक आइस बकेट एक होता है एक टाइप का, जिसमें आप लोग पानी भर के उसको रख देते हैं फ्रीजर में, होता है ना, एक तो आइस ट्री होता है ना, उस आइस ट्री में क्या करते हैं आप लोग, पानी डाल देते हैं और उसको रख देते हैं फ्रिज में। और आप जो है जब बच्चे रहते हैं उसको बार बार खोल के देखते हैं कि बर्फ जमा है कि नहीं, बर्फ जमा है कि नहीं, देखते हो नहीं, ऐसा किया हो ना। तो आप जब उसको टच करते हो, देखना जो है फट जाता है वो, और अंदर हाथ चला जाए, आपको पता चलता है कि अभी बर्फ तो जमा ही नहीं था, अंदर में पानी ही पानी रहता है। समझ आया कि नहीं, वो इसी के कारण है 4 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है, क्योंकि पानी नीचे का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस है, उसका घनत्व तो डेंसिटी बढ़ जाता है। समझ में आया ना, जब इसका डेंसिटी बढ़ता है यहाँ पे, जब ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो यहाँ का जो पानी होता है ये किसी कारण से नीचे आने लगते हैं, आ रहे समझ में, और जो नीचे का जो पानी होता है वो ऊपर जाने लगते हैं, ठीक है। कम घनत्व वाले जो पानी होते हैं, जिसका घनत्व तो ज्यादा होगा नीचे आएगा, उसके अणु नीचे खींच लेंगे उसको, इसका घनत्व अधिक है तो नीचे जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो आपने पढ़ा है ना, ठीक है। तो ये नीचे आने लगते हैं, तो जो कम घनत्व वाले जो पानी ऊपर आने लगते हैं, और जब इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो ये कम डेंसिटी वाले जो बर्फ होते हैं ये जम जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर तो -4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस का पानी यहाँ पर तो है भी, जिसके कारण यहाँ जो जीव जंतु होते हैं वो लोग जीवित रहते हैं। अब बर्फ जमेगा तो कितना लेयर का जमा, पूरा थोड़ी जमेगा, सिर्फ कुछ दूरी तक ही जमता है। तो याद रखना आज के बाद पानी का असामान्य व्यवहार क्या होता है, तो इसके कारण क्या होता है, जलीय जीव जंतु क्यों जीवित रहते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व सबसे ज्यादा रहता है। याद रखिएगा, इसीलिए आपने कभी आप उत्तर भारत में जाइएगा, ठीक है, उधर इस प्रकार के आपको बुलेट झील देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से जमे हुए रहते हैं पूरा झील, जिसका घनत्व अधिक रहता है, ठीक है, उसमें आप आसानी से भी तैर सकते हैं। जैसे समुद्र में आप आसानी से तैर सकते हो विच कंपेयर नदी के, यहाँ बोल दिए सर कहते, हाँ सही बात है, आप समुद्र में जो है आसानी से तैर सकते हो विच कंपेयर नदी के, ठीक है। रूम टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस को कहते हैं, बोलो, -273 डिग्री को आप रूम टेम्परेचर कहते हो। बताइए इधर रूम टेम्परेचर कितने सेल्सियस कहते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा कितना होता है,
27 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो आज के बाद याद रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व तो सबसे ज्यादा रहता है, इसीलिए जीव जंतु जो है नीचे में जीवित रहते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन टॉपिक के साथ। ठीक।